हरीश रावत आए थे, उन्होंने तो कुछ भी नहीं रास्ता निकाले। ये नेता आता है इधर से जाता है, इधर चला जाता है, यहाँ रुकता ही नहीं है। और आज निकालने के लिए आज ये रोज आते हैं, रोज हम खा पी नहीं पाते क्योंकि रात को नींद ही नहीं आती, हम कहाँ जाएंगे। इनको कोई इस तरह से डरा धमका के खाली कराने का प्रयास ना करे, ना कोई अधिकारी यहाँ पर आए आज के बाद। कौन सा भूमाफिया है और वो कौन सा ऐसा बड़ा नेता है कि जिसके इशारे पर पूरा शासन और प्रशासन जो है नतमस्तक हो गया है। 27 घंटे हमारी बिजली काटी जा रही है, उसका कारण क्या है, क्यों हमारी बिजली काटी जा रही है, किसके आदेश पे हमारी बिजली काटी जा रही है, हम उसका प्रूफ चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बदल दो बस। मोदी जी कहते हैं कि हम सन 22 में सबके छत पे छत देंगे, तो हमारी छत क्यों छीनी जा रही है? आज हम ऋषिकेश के IDPL कॉलोनी में बैठे हैं, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक धरना चल रहा है। 31 दिनों से लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि IDPL कॉलोनी में जो लोग रह रहे हैं उस कॉलोनी को खाली करने के लिए, घर खाली करने के लिए कहा जा रहा है, प्रशासन द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से IDPL कॉलोनी के जो लोग हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। तो करीब 50-60 साल से लोग यहाँ पर रहते हैं और 2200 परिवार ऐसे हैं जो इस कॉलोनी में बैठे हैं, उनको घर खाली कराने के लिए कहा जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। और आप देखेंगे आज हम यहाँ पहुँचे हैं, भावना पांडे जी भी यहाँ पर पहुँची हैं और यहाँ पर लोगों की समस्याओं का संज्ञान लिया है और साथ ही उनको राशन भी वितरित यहाँ पर भावना पांडे जी द्वारा किया गया है। अंदर चलते हैं और जो यहाँ पर लोग हैं जो काफ़ी दिनों से यहाँ पर परेशान हैं, उनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है और उनकी मांगे क्या है। जी आंटी जी, क्या नाम है आप? उषा सिंह। कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हैं? 31 दिन से, 31 दिन धरने पे हम लोग, 31 दिन से। धरने का मतलब क्या है, क्या पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि हमें हमारे आवाज़ से मतलब DMC हमारे मतलब खाली कराने के लिए बोल रहे हैं बार बार, परंतु हमारा यही है, हमारा घर ये आसराना हमारा यही है बेटा। हमारे पापा रिटायरमेंट हो गए, जब से हम लोग रिटायरमेंट में 80,000 रुपये उन्होंने रोक लिया था, वो पैसा भी नहीं दिया, वो चले गए। 2002 की बात है, पापा रिटायरमेंट हुए, उसके बाद से हम लोग यहीं रह रहे हैं। हमारा कोई भी, हमने कहीं ज़मीन जमीन कुछ नहीं रखी, हम लोग, मम्मी बीमार है मेरी, पापा भी एक्सपायर हुए कुछ दिन पहले ही, तो हम लोग को कोई सहारा नहीं बेटा, हमें घर चाहिए हम लोग इसलिए बहुत परेशान हैं हम लोग। बेटा हम बहुत परेशान हैं, मैं विधवा औरत हूँ, 5 नाती पुते हैं, सड़क पर लेके कहाँ बैठूंगी, पैसा रोक रखे हैं, देते नहीं, कहाँ जाएंगे। ये सब बहनें जो बैठे हैं क्वार्टर के लिए बैठे हैं हम लोग, बारिश हो कीचड़ हो जो भी है, यहाँ बैठते हैं, कीचड़ में हम लोग बैठते हैं, बगैर अन्न पानी के बैठते हैं, रोज डेली सरकारी रोक करके तो से आके बैठते हैं यहाँ। और कोई नेता सुनवाई नहीं करता हमारी, कोई भी नहीं करता। बाबू विधवा औरत हूँ, मेरे हस्बैंड इसमें नौकरी करते थे, 60 बरस हो गया यहाँ, 60 बरस। आप लोगों के बीच अभी तक कोई आया नहीं है, किसी ने मामले का संज्ञान नहीं लिया? कोई नहीं आया। हरीश रावत आए थे, उन्होंने तो कुछ भी नहीं रास्ता निकाले। ये नेता आता है इधर से जाता है, इधर चला जाता है, यहाँ रुकता ही नहीं है। यहाँ से गाड़ी जाते हैं, रुकते नहीं है, लोग जाते हैं यहाँ से, हमारे को देख के हम धरने बैठे, कोई रुकता नहीं कि रुक के हमसे बातें करें। नहीं, कल भी आए वो लोग तो हमारे सामने रुके नहीं, कोई बात नहीं करे हम लोगों से, कोई बात नहीं करती बेटा। हम लोग के घर की इतनी परेशानी है बहुत ज़्यादा बेटा कि हमारा उम्र यहाँ कट गया बाबू, तो हम कहाँ जाएंगे? आओ बताओ कहाँ जाएंगे? सरकार सुनता ही नहीं, कहाँ जाएंगे? क्यों खाली करवा रहे हैं आपसे यहाँ पे घर? पता ना बाबू, हम तो पढ़े लिखे आए नहीं, पता ना क्यों खाली करवा रहा है। आप लोगों को वजह भी नहीं बताई, सिर्फ ये बोला गया है कि आप घर खाली वो गाड़ी भेज देते हैं, पुलिस वालों को भेज देते हैं खाली करवाने के लिए। ये तो तभी तो यहाँ हम लोग बैठे, रोज 5 औरतें यहाँ भूख हड़ताल में बैठते हैं और बाकी मीटिंग में बैठे रहते हैं। सवेरे हम लोग आते हैं और सवेरे से लेकर के 6 बजे तक ले बैठते हैं यहाँ, फिर जाते हैं, फिर सवेरे आते हैं। बाबू अभी तक मामले की सुनवाई किसी की तरफ से भी नहीं? कोई नहीं करा, आके यहाँ कुछ भी नहीं सुना है। बस ये मैडम आई अभी, हम लोग को बहुत अच्छा लगी, मतलब उन्होंने बोला बेटा कि मतलब रहने के लिए, मतलब कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। आज तक किसी ने बोला हम तुम्हारे साथ में, किसी ने कोई नहीं है हमारे साथ में बेटा। ये सोच लो हमारी परेशानी इतनी है, कुछ नहीं है बेटा। मकान कहाँ से लेंगे? मकान पेट भरने की तो रोटी नहीं है, मकान कहाँ से लेंगे बाबू? पहले ही निकाल देते हैं हमें। आप लोगों के पैसे भी ऐसा कहा गया है कि नहीं दिए गए अभी तक? नहीं, रोक रखे हैं, जैसा बोल दिए, कुछ नहीं बोले। हम लोग रहते रहे, बाद में एकदम से बोल दिए कि पैसा तुम्हारा तुम्हारे पैसे खत्म हो गया। नुकैदा में तुम्हारे पैसे खत्म हो गए। जब यहाँ बुढ़े हो गए हम रहते बच्चों के ब्याह कर दिए, बच्चे यहाँ ही हो गए, तो अब हम कहाँ जाएंगे ये बताओ तुम?
तो क्या वजह रही है, ऐसा बोला है उन्होंने कि आपके पैसे खत्म कर दिए गए? क्या पता क्या बात रही क्या ना, पहले नु कह दिया तुम्हारे पैसे जमा, फिर नु कह दिया ना तुम्हारे पैसे अब जहाँ खत्म हो गए ना, अब जब तुम कमरे खाली कर दो। पुलिस भेज रहे हैं, कहीं कोई भेज रहे हैं, कहीं ये जंगलियात के आदमी पुलिस भेज रहे हैं, जंगलियात का आदमी देख देख कर जा रहे हैं। हाँ हम खाना नहीं खा पा रहे, सो नहीं पा रहे, हम इतने परेशान हैं हम लोग। सच में आप लोग हमारी सुनवाई करिए। हम तो कहते हैं हमारे देखो हम लोग कितने परेशान हैं, क्योंकि 2002 में रिटायरमेंट हो गया, पैसा हमारे पास पैसा नहीं। हमारी 2 बहनें कुंवारी, हम लोग को शादी ब्याह किसी के नहीं हुए। हमारे पास पैसा हो तो हम शादी ब्याह करते, हम भी करते, सब कुछ करते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, और आज निकालने के लिए आज ये रोज आते हैं, रोज हम खा पी नहीं पाते, क्योंकि रात को नींद ही नहीं आती। हम कहाँ जाएंगे, हमारा ठिकाना नहीं, हम कहाँ सड़क पे जाएंगे, कहाँ बैठेंगे। कुछ बूढ़ी मम्मी है, उनका कोई चला, हम लोग कोई नौकरी से ऐसी नहीं है कि हम कोई कारापा कर सके। छोटा मोटा काम करते हैं हम लोग बस ये, और कोई हमारी कोई ऐसी भी नौकरी, पक्की नौकरी भी नहीं कि हम कोई ऐसा काम करें। बहुत अच्छी नौकरी, हम बहुत अच्छा पैसा कमा रहे। किराए पे भी कोई मकान ऐसे थे महंगे कि हमारे खाने के तो गुजारा, हम 5-6 हज़ार रुपये महीने कमाते हैं, किराए पे 12-12 हज़ार रुपये महीना बढ़ेंगे जी। आंटी कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? बेटा मेरे को 40 साल हो गए, 40 साल। हम आश्रित कर्मचारी थे, पति ऑन ड्यूटी ख़त्म हो गए थे। उसके बाद 12 दिन के भूख हड़ताल के बाद हमको आश्रित के रूप में लिया गया। ठीक, 8 साल नौकरी करा के हमें बगैर मुआवजा का बाहर कर दिया करा। एम टाइप में एक कमरा दे रखा था मुझे, वो कमरा भी ध्वस्त कर दिया गया पुलिस के द्वारा। हमारे पास कुछ नहीं है, 2 लड़के थे मेरे, एक लड़का पिछले कोरोना में ख़त्म हो गया। मेरे पास कमाने वाला कोई नहीं है, न ज़मीन है न जायदाद है। मैं वो टूटे हुए कमरे में रह रही हूँ। प्रशासन कोई नहीं सुन रहा है। आज शुगर की मरीज हूँ, हार्ट की मरीज हूँ, यहाँ बैठी हुई हूँ बेटा। मेरे पास कुछ नहीं है। हमको बगैर मुआवजा का, बगैर लिखत पढ़त का हमको बाहर निकाला गया, और बगैर नोटिस का मेरा कमरा तोड़ा गया। मांगे क्या है आपकी, क्या मांगे हैं आप? मेरी ये है कि हमको कहीं विस्थापित करो या अस्थायी करो, बाकी मेरे कोई मांग नहीं है। हमने आज तक सरकार से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ ये मांग रहे कि हम इस ज़मीन पर कब्जाधारी नहीं है, ना हम कब्जा कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमको अस्थायी कर दो, हमें विस्थापित कर दो, उसके बाद तुम कुछ भी बनाओ इस ज़मीन में, हमारी कोई मांग नहीं है। अगर सरकार द्वारा आप लोगों को कहीं बाहर जाके रहने के पैसे दे दिए जाएं, तब आप लोग क्या करेंगे? उनका विचार है, वो कुछ भी करे, वो पैसे दे, वो ज़मीन दे, वो मकान बना के दे, वो उनकी हड़ेक है, हमारी नहीं है। हमें तो बस अस्थायी चाहिए कहीं भी। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना परेशानी है लोगों को। 50-60 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, और अब अचानक से जब लोगों को यहाँ पर घर खाली करने के लिए कहा जा रहा है, तो लोगों की आंखों में, जो यहाँ मातृ शक्ति बैठी हैं, उनकी आंखों में यहाँ आंसू हैं। वो परेशान है कि ना कोई उनकी पक्की नौकरी है, ना उनके पास पैसे हैं। अगर घर खाली यहाँ पर करा दिया जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे? आपका कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मेरा नाम सुकुमारी सिंह है, और मैं यहाँ पे जिस मकान में मैं रह रही हूँ, उसी मकान में मैं 57 साल से रह रही हूँ। ये IDPL इंटर कॉलेज की मैं फाउंडर टीचर थी, और यहाँ मैंने 60 साल नौकरी की। अब मैं यहाँ पे, मेरे हस्बैंड को 14 साल हो गए, वो चले गए। मेरा एक ही बेटा था, 5 साल पहले उसकी भी डेथ हो गई। मैं यहाँ अकेले रहती हूँ। अगर मेरा कहीं कुछ अच्छा ठीक होता तो मैं 14 साल से इस उम्र में, आई एम 79 ईयर्स ओल्ड, 79 साल की हूँ मैं, और मैं अकेले रह रही हूँ। तो कोई मजबूरी ही होगी किसी की, तो कोई रहेगा। और यहाँ हमने किराया दिया, देखिए हमने किराया दिया, और वो बराबर कभी भी हमारा लेट भी नहीं हुआ। लास्ट इन्होंने जो भेजा है जनवरी में, तब तक का किराया हमने दिया हुआ था। मोदी जी कहते हैं कि हम सन 22 में सबके सिर पे छत देंगे, तो हमारी छत क्यों छीनी जा रही है, जबकि हम किराया दे रहे हैं, हम मुफ्त में नहीं रहे। हम कहा जा रहा है आप कब्जाधारी हैं। कब्जाधारी वो होता है जो अब ज़मीन ले लेता है, बना लेता। हम तो आपके मकान में रह रहे हैं, और आप देखिए बहुत अच्छे मेंटेन करके रखा है, क्योंकि पैसा नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारा स्टेटस, हमारा स्तर, हमारा मेंटल, फिजिकल सब कुछ नॉर्मल से अच्छा ही है। हम तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें इसमें रहने दीजिए, इसमें रहने दीजिए, किराए लीजिए जैसे ले रहे हैं। अब ये इतनी अच्छी बिल्डिंग को अगर यहाँ कुछ करना ही है, तो ऋषिकेश इतना कंजेस्टेड है, वहाँ के लोगों को कुछ ज़मीन मकान बना के आप यहाँ दीजिए, वो यहाँ पे रहे, हम भी रहे। और ये कन्वेंशन हॉल और ये सब जो बन रहा है, ये केवल हमारी विलासिता को बढ़ा रहा है। उत्तराखंड एक तीर्थ नगरी है, ये पर्यटन स्थल की तरह से इसको नहीं ट्रीट किया जाए। भगवान तो हमारे पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, शंकर भगवान, वहीं मंदिर बन जाता है।
हमारे इसको इतना मॉडर्नाइजेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारी सुनी जाए, हम भी, मैं AA B.Ed हूँ और बच्चों को बहुत प्यार किया। ये सारे बच्चे हमारे पढ़ाए हुए हैं और कहीं देश का कोई भी शहर नहीं होगा और विदेश में कोई ऐसा देश नहीं होगा जहाँ IDPL के बच्चे नहीं हैं। बहुत ये टॉपर बच्चे, हमारे गढ़वाल की लड़कियाँ जिस क्षेत्र में गई हैं सब जगह टॉप। हम यही कहते हैं कि बस रिक्वेस्ट है, हम लड़ाई नहीं करते, हम शांति भाव से कह रहे हैं कि हमें आप रहने दीजिए। इस उम्र में बताइए कहाँ जाएंगे हम, कौन मेरे लिए घर बनाएगा। मैम, आज आप यहाँ IDPL कॉलोनी के जो लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों के बीच पहुँचे हैं, आपने यहाँ पर उनको राशन भी वितरित किया और अभी हम देख कर आए हैं लोगों के आंखों में आंसू है। क्या आश्वासन देंगे आज? देखिए, मैं कहना चाहती हूँ, मैं IDPL आई हूँ, कोई इंसान इनसे खाली घर नहीं कराएगा यहाँ से। पहले जब तक इनको उस समय 1 लाख रुपए रोका गया, 1 लाख उस समय, आज की तारीख में 900 गज ज़मीन आती है, 900 गज। जब तक इनको 900 गज ज़मीन नहीं मिलेगी, 1 इंच खाली नहीं होगी यहाँ से। पहले ये बताइए ये किसकी ज़मीन है? उत्तराखंड की है, उत्तर प्रदेश की है, IDPL की जवाब दीजिए। पता ही नहीं किसी को। ये तो लोकल भूमाफिया कुछ मिलकर यहाँ कब्जा करना चाह रहे हैं, खाली करना। ये उत्तराखंड में नहीं होगा। अब ये उत्तराखंड के माफियाओं की, अभी आपने देखा होगा ऋषिकेश के अंदर माफियाओं के ताले तोड़ के आई हूँ मैं, दरवाजे खोल के, और ये माफियागिरी पूरे उत्तराखंड में चल रही है। अब नहीं होगी इस उत्तराखंड में। और आज के बाद मैं IDPL वालों के साथ हूँ। हफ्ते में 2 राउंड आऊँगी और पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री धामी से, कौन खाली करा रहा है इनसे? आप रोहिंग्याओं को बसा दो। आप 4000 रोहिंग्याओं को आपने पट्टे दे दिए और उत्तराखंड के लोगों को आप बाहर करोगे? शर्म नहीं आती आप लोगों को? मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ, इसमें तमाम गहरे राज्य आंदोलनकारी भाई लोग हैं, कई लोग, और तमाम महिलाएं हैं। और कई महिलाएं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और कई महिलाएं ऐसी हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे बाहर रहते हैं, आज हमें क्यों रखेंगे? वो जो लोग रह रहे हैं 55 साल से, मना कर दिया बच्चों ने रखने के लिए। तो मैं बता देना चाहती हूँ, उत्तराखंड के बुजुर्गों से बद्दुआ मत ले धामी, समझा दे, बता रही हूँ बहुत बुरा होगा। और आज के बाद हर गांव जो समस्याएं हैं उसकी आवाज़ में उठाऊंगी। और मैं पहले बता देना चाहूँ, ITI लगाऊंगी। पहले ज़मीन का मालिक है कौन इनसे खाली करा रहा है? जब उत्तर प्रदेश की ज़मीन है तो उत्तराखंड के लोगों का क्या अधिकार है खाली कराने का? ये सिर्फ माफियाओं की मिली भगत है। माफिया कब्जा करना चाहते हैं इस ज़मीन को और लीज पे लेना चाहते हैं, यही कहानी है बस। मैम, करीब 2200 परिवार ऐसे हैं जो यहाँ पर रहते हैं और उनसे उनका घर खाली कराया जा रहा है, आशियाना छीना जा रहा है। तो आप यहाँ पर आए, समस्या का आपने संज्ञान भी लिया, पूरा मामला क्या है? अरे कैसे छीन लेंगे? जब तक उत्तराखंड की बेटी है तब तक नहीं छीन पाएंगे। और मैं बताना चाहती हूँ, ये माफियागिरी खत्म करो। माफिया उत्तर प्रदेश आ नहीं रही खाली कराने। जब उत्तर प्रदेश की ज़मीन है, अगर फॉरेस्ट की ज़मीन आप कहते हो लीज पे IDPL ने ली है, तो उत्तराखंड के अधिकारियों को खड़ा नहीं करने का अधिकार ही नहीं है, कोई राइट ही नहीं है। ये तो 100% माफियागिरी है। यहाँ पर लोकल अधिकारियों के साथ मिलकर कुछ गड़बड़ है, इसमें बड़ा झोल है और उसकी मैं जाँच करूँगी। आज ऋषिकेश में ही भाजपा के जो महिला मोर्चा है उनके द्वारा मिलेट्स प्रोग्राम, कुछ खाने का प्रोग्राम यहाँ पर किया गया, मोटे अनाज का। उसमें सांसद जी भी आए, लेकिन यहाँ तक नहीं आए लोगों की समस्या का संज्ञान लेने। विधायक तक यहाँ पर नहीं आए। कल ही निकल के गए। देखिए, वो बहुत बुरा हालत है इस उत्तराखंड राज्य में। ये लोग तो सिर्फ फ़ोटो खींचने के लिए, जो आप मोटा अनाज पता नहीं क्या कह रहे हैं, अभी राशन बांटना शुरू कर देंगे और अभी वोट बैंक की राजनीति शुरू कर देंगे, फिर घर घर मोदी कहना शुरू कर देंगे। ये वोट बैंक इस बार हरिद्वार सीट में आती है, ऋषिकेश। ये मेरी लोकसभा है। मैं अपनी लोकसभा में किसी के साथ अन्याय नहीं, वैसे तो पूरे उत्तराखंड में अन्याय नहीं होने दूंगी। और ख़ासतर से हरिद्वार सीट के तो एक इंसान की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। आज के बाद मैं यहाँ से चुनाव लड़ रही हूँ और कल इन लोग का सबका समर्थन भी है मेरे को। और आज मैं 100% आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, जिस तरह से मैं आवाज़ उठा रही हूँ, और मैं 200 नहीं 400% सांसद बनूंगी यहाँ की, और सारे माफिया को खदेड़ूंगी यहाँ से। नेता माफिया भी, अधिकारी माफिया भी, भू माफिया भी और स्मैक माफिया भी, नशा माफिया, सब इस उत्तराखंड से बाहर होंगे। मैम, आप राज्य आंदोलनकारी हैं और यहाँ पर भी एक टाइप से आंदोलन ही चल रहा है। अगर इन लोगों की मांगे पूरी नहीं की गई तो क्या ये बड़ा आंदोलन का रूप लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा, 100%। मैं हर हफ्ते यहाँ पर शिरकत करूँगी, हफ्ते में 1-2 बार, क्योंकि मेरी 14 लोकसभा है, मुझे सब जगह जाना है। और सबसे बड़ी मेरे साथ शेड्यूल लाने की मुझे प्रक्रिया भी चालू करनी है। मुझे दिल्ली मीटिंग में जाना है, देहरादून में जाना है। जब बाजी वक्त मुझे टाइम मिलेगा, हर हफ्ते में यहाँ राउंड लगाऊंगी और कोई इनसे खाली नहीं कराएगा। जब तक इनको ज़मीन नहीं मिलेगी इनसे खाली नहीं करा सकते। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बुजुर्ग भी यहाँ पर खड़े हैं। इस अवस्था में भी, इस उम्र में भी बुजुर्गों को कैसा परेशान यहाँ पर करा जा रहा है। जी अंकल, आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ
1968 से। 1968 से आप यहाँ पर रहते हैं? जी। जो पीछे खड़े हुए हैं, यहाँ खड़े हुए हैं, बुजुर्ग हैं ये, इनका एक ही बेटा था, वो विकलांग था, उसकी डेथ हो गई। मैडम इनकी जो वाइफ हैं उनको दिखाई नहीं देता है, वो घर पे रहती हैं। ये बुजुर्ग हैं, इनके साथ कोई साथ देने वाला नहीं है। इस अवस्था में बताइए कहाँ जाएं, कोई नहीं है इनको देखने वाला। मैडम आप बताइए, पैसा इनके पास नहीं है, ज़मीन नहीं है, घर नहीं है। ये डेली आते हैं, दोनों टाइम आते हैं मैडम, ये यहाँ पे धरने पे इसी उम्मीद में आते हैं कि हमारी कोई किरण जाग जाए, हमारे लिए कोई साथ देने वाला हो जाए। ये हाल इन बेचारों का है। और 50 साल हो चुके हैं ना, हमें हमारे पति को BRS नहीं मिला था, उससे पहले ही रिटायरमेंट से भी पहले गुजर चुके थे। और हम यहाँ पर जो है ऐसी स्थिति आ रखी है कि हम क्या बताएं, जाएं तो जाएं कहाँ, क्वार्टर नहीं है रहने के लिए, जो है वो उनसे बाहर निकाल रहे हैं। क्या होगा अब आप ही लोग वो कर सकते हो। अंकल क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम 2003 से BRS हो गया और अब हम परेशान किया जा रहा है। हम लोगों को बिजली पानी के लिए बहुत परेशान किया जा रहा है कि हर 27 घंटे हमारी बिजली काटी जा रही है। उसका कारण क्या है, क्यों हमारी बिजली काटी जा रही है, किसके आदेश पे हमारी बिजली काटी जा रही है, हम उसका प्रूफ चाहते हैं कि हमारी बिजली पानी के लिए हमें क्यों परेशान किया जा रहा है, क्यों पीड़ितों को परेशान किया जा रहा है। 2000 परिवार हैं, हमारी बिजली क्यों काटी जा रही है, उसका कारण क्या है। आज के टाइम पे हमारे आदमी खत्म हो गए, हमको कोई आटा देता है, कोई चावल, जैसे मैडम ने दिया है ऐसे ही हमको कोई आटा दिया, कोई चावल दिया, कोई रजाई देता, तब हमारा जीवन कटता है। हमारा कोई बिछौने के लिए कोई ऐसे सोने का कोई इंतजाम नहीं, ना कोई एड ना बेड, कुछ नहीं ना, बस कभी ज़मीन में सो जाते हैं, कभी कोई चारपाई देते तो चारपाई भी टूटी है। अगर देखने तो आप देख सकते हैं, घर आके देख सकते हैं। ये हालात है यहाँ पर रहने वाले लोगों के, आप देख सकते हैं कितनी दुर्दशा है। जी जी ऐसा है मैडम, मैडम जी मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। IDPL में हमारे ना, हमें 1988 से वेज नहीं हुआ और 20 साल हमारे बिना वेज के निकल गए। उसका पैसा हमें दे दो, हम क्वार्टर चल देंगे, छोड़ के, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 40-50 लाख बनते हैं हमारे, हमको दे दो, हम चल देंगे। हमारा पैसा क्यों रोक रखा, हमारा पैसा क्यों आपने मारा। फिर दूसरे हमारे पास आपने हमसे सिक्योरिटी डिपॉजिट की, उसके बाद वो पैसा हमसे बिना पूछे आपने रोक लिया, उसकी कौन जिम्मेदार है, कौन हमको देगा, समझे। ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात, रामविलास पासवान जी केमिकल मिनिस्टर थे, उन्होंने हमको अपने ये आदेश में कहा है कि आपका किराया आधा किया जाता है, तो वो तो स्पष्ट कह रहे हैं कि आप यहीं रहिए, आपका किराया आधा कर रहे हैं। जब मिनिस्टर हमको कह रहा है आप यहीं रहिए, तो आप क्यों निकाल रहे हैं हमको। या तो मिनिस्टर के हमको आधे ही दिखा दिए निकाल लेंगे, हम निकल जाएंगे। मिनिस्टर खुद हमको कह रहे हैं आप यहाँ रहिए, तो जब मिनिस्टर हमको कह रहा है तो आप कैसे निकाल रहे हैं हमको, हमें समय बात नहीं आती है कि हम समझे। आप देख सकते हैं कितने जी सर क्या कहना चाहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ना पूरी जनता की तरफ से, IDPL की जितनी भी जनता है, इसके माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा भूमाफिया है और वो कौन सा ऐसा बड़ा नेता है कि जिसके इशारे पर पूरा शासन और प्रशासन जो है नतमस्तक हो गया है और 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा है हमसे घर खाली करवाने का। मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार यही बात कहना चाहता हूँ, हमें उस भूमाफिया का या उस नेता का नाम चाहिए जो हमें यहाँ से 24 घंटे के अंदर बाहर निकलने की धमकी दे रहा है। जी बिजली का, आपको बिजली काटी गई है, पानी बंद कर दिया गया है, क्या है पूरा मामला? अभी इन्होंने 30 तारीख को जो है यहाँ पे हमें एक अल्टीमेटम दिया था कि 30 तारीख को आपकी बिजली पानी काट दी जाएगी, लेकिन संपूर्ण IDPL की जनता ने जब घेराव करा, फीडर का घेराव करा, यहाँ पर जो प्लांट प्रभारी हैं उनका घेराव करा, बहुत जब दबाव बनाया गया उनके ऊपर, तो तब हमारी बिजली पानी वो बची है। लेकिन अभी आगे कुछ कह नहीं सकते, ये लोग हमारी बिजली पानी कब काट दें। ये इतना ज़्यादा हमारे साथ अत्याचार किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, ये जो बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और कोई भी यहाँ पर शासन प्रशासन की तरफ से हमारे हालचाल पूछना तो दूर, उल्टा धमकी देकर चले जाते हैं कि आप 24 घंटे के अंदर कर दिए, वरना आपके घर के जितने भी सामान है और बर्तन है वो बाहर फेंक दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों को कितना बुरा हाल यहाँ पर है, कितनी दुर्दशा है। हम पूछना चाहेंगे सरकार से, आम जनता से ही तो आपकी सरकार बनती है। क्या बड़े बड़े जो बिल्डर्स होते हैं, भू माफिया होते हैं, उनकी वजह से आपकी सरकार बनती है? जब आप आम जनता की परेशानियों का संज्ञान ही नहीं लेंगे, इनको इतने बुरे हालात में यहाँ पर छोड़ेंगे, अगर आप इनकी बद्दुआ लेंगे तो आपका क्या होगा? सरकार को इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए। और जो यहाँ पर लोग इतने दिनों से धरने पर बैठे हैं, आप देख सकते हैं कितने बुजुर्ग लोग हैं यहाँ। इस उम्र में और इस अवस्था में अगर इन्हें परेशान किया जाएगा, इनकी बद्दुआ ली जाएगी, तो कितना
भयानक, कितना भयावह ये दृश्य रहने वाला है। आप क्या सोचते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं? इन लोगों की समस्याओं का आप क्या समाधान बताना चाहेंगे, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम आपकी आवाज़ को, आम जनता की आवाज़ को आम जनता में उठाएं और जो बड़े नेता सरकार है वहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचाएं। जो भी है अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इन लोगों की समस्या का संज्ञान लिया जाए, इनकी समस्या दूर की जाए और इनको या तो इनके पैसे दिए जाए या इनको घर दिया जाए। इस विषय के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।